एक अरबपति का इकलौता बेटा अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा था। डॉक्टर ने कहा कि उसके पास जीने के लिए सिर्फ 9 दिन बचे हैं। शक्तिशाली पिता टूट गया। अपने बेटे को बचाने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार था, लेकिन सारे दरवाजे बंद हो चुके थे। निराशा के बीच एक गरीब नौकरानी, जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता था, ने चुपचाप एक पागलपन भरा फैसला लिया। और जब सच्चाई सामने आई तो पूरा अस्पताल सन्न रह गया और वह अरबपति पिता उस महिला के काम के आगे घुटनों पर बैठकर रो पड़ा। यह सिर्फ एक नन्ही सी जान की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा सबक है जिसने लाखों लोगों को प्यार और दया के बारे में अपना नजरिया बदलने पर मजबूर कर दिया। दिल्ली के बाहरी इलाके में एक पॉश कॉलोनी में स्थित आलीशान विला सुबह की धूप में चमक रहा था। सूरज की किरणें बड़ी कांच की खिड़कियों से छनकर नीले रंग की चादर से ढके 2 मंजिला बिस्तर पर सो रहे एक छोटे से लड़के के चेहरे पर पड़ रही थीं। वह रोहन था। 6 साल का बच्चा, गोल मटोल चेहरा, बड़ी बड़ी गोल आंखें और थोड़े घुंघराले उलझे हुए बाल। रोहन के बगल में एक रंगीन टेडी बियर था, जिसे उसने किसी खजाने की तरह कसकर गले लगा रखा था। नीचे की मंजिल पर रसोई से बर्तनों की खनक और आलू परांठे की महक आ रही थी। शांति लगभग 40 साल की, एक दुबली पतली महिला, जिसकी त्वचा उत्तर प्रदेश की धूप में तपी हुई थी, ध्यान से प्लेट में परांठा रख रही थी, उस पर मक्खन लगा रही थी। रोहन बेटा, नीचे आ जाओ, नाश्ता कर लो। शांति की आवाज गूंजी, एक माँ की तरह कोमल, जो अपने बच्चे को स्कूल के लिए जगा रही हो। आया शांति माँ। रोहन की आवाज सीढ़ियों से उतरते हुए कदमों की आहट के साथ नीचे आई। हाँ, रोहन उसे स्वाभाविक रूप से और अपनेपन से शांति माँ कहता था। रोहन की असली माँ मीरा की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी जब रोहन सिर्फ 2 साल का था। तब से शांति, जो मीरा के समय से ही परिवार के साथ काम कर रही थी, उस बच्चे के लिए आया और भावनात्मक सहारा दोनों बन गई थी। रोहन खाते खाते पिछली रात के अपने सपने के बारे में चहक रहा था। शांति माँ, मैंने सपना देखा कि मैं आसमान में बादलों के साथ खेलने के लिए उड़ रहा हूं। बादल बहुत नरम थे। अच्छा, लेकिन पहले यह परांठा खत्म करो, फिर आगे उड़ना, ठीक है? शांति मुस्कुराए, धीरे से रोहन के बालों को सहलाया। उस पल में किसी ने नहीं सोचा था कि उनका जीवन एक तूफान में प्रवेश करने वाला है। रोहन के पिता श्री विक्रम सिंह रियल एस्टेट उद्योग में एक प्रसिद्ध व्यवसायी थे। सफल, सुंदर, शिष्ट, लेकिन इतने ठंडे कि लोग उन्हें बिना दिल का इंसान कहते थे। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद उन्होंने खुद को काम में डुबो दिया, अपने बेटे को शांति की देखभाल में छोड़ दिया। वह हर दिन रात 10 बजे के बाद ही घर आते थे। कई बार रोहन सो चुका होता था। साहब, आप आ गए। शांति ने धीरे से उनके हाथ से ब्रीफकेस लिया, उसे मेज पर रखने लगी। रोहन सो गया जी, अभी थोड़ी देर पहले ही सोया है। आज उसे हल्का बुखार था, मैंने उसके बिस्तर के पास मेज पर दवा रख दी है। विक्रम सिंह ने अपनी भौहें सिकोड़ी। फिर से बुखार पिछले हफ्ते भी था। जी, मुझे भी थोड़ी चिंता हो रही है। शायद कल उसे फिर से जांच के लिए ले जाना होगा। विक्रम सिंह ने धीरे से सिर हिलाया। ईमेल जांचने के लिए अपना फोन निकाला और चुपचाप ऊपर चले गए। विशाल घर में केवल उनके शांत कदमों की आहट और बालकनी के बाहर टिमटिमाती रोशनी ही बची थी। अगले दिन रोहन को अभी भी बुखार था, यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय किंडरगार्टन में दोपहर की नींद के दौरान उसकी नाक से खून भी बहने लगा। टीचर घबराकर फोन किया। शांति घर की सफाई का काम बीच में ही छोड़कर तुरंत वहां पहुंची। वह रोहन को एक प्रमुख बच्चों के अस्पताल ले गई, जहां पहले भी उसकी सामान्य जांच हुई थी। इस बार डॉक्टर ने कई विशेष परीक्षणों का अनुरोध किया। 1 हफ्ते बाद परिणाम आए। विभागाध्यक्ष के कमरे में, जहां विक्रम सिंह और शांति निदान बोर्ड के सामने बैठे थे। विक्रम सिंह ने अपनी बाहें बांधी हुई थीं।
उनका चेहरा गंभीर था, लेकिन फिर भी शांत दिख रहा था। डॉक्टर, सीधे सीधे बताइए, विक्रम सिंह ने कहा। डॉक्टर ने एक गहरी सांस ली, अपने चश्मे को अपनी नाक पर ऊपर किया। हमें संदेह है कि रोहन को एक दुर्लभ आनुवंशिक चयापचय विकार के कारण गंभीर लिवर फेलियर है। हालांकि निश्चित होने के लिए हमें और बोन मैरो बायोप्सी की आवश्यकता होगी। कमरे में हवा अचानक जम सी गई। शांति ने अपना मुंह ढंक लिया, उसकी आंखें लाल हो गईं। विक्रम सिंह ने थोड़ा सिर झुकाया, कुछ सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कीं और फिर खड़े हो गए। मैं उसे विदेश ले जाना चाहता हूं। हम भी यही सलाह देंगे। यह एक जटिल मामला है। अगर परिवार सक्षम है तो उसे जल्द से जल्द स्थानांतरित कर दें। 1 हफ्ते बाद रोहन अपने पिता के साथ पहले थाईलैंड और फिर सिंगापुर गया। महंगे अस्पतालों के दरवाजे खुले और फिर बंद हो गए, केवल ठंडे जवाब छोड़कर। हमने सबसे अच्छे प्रोटोकॉल आजमाए हैं, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं है। 3 महीने एक बुरे सपने की तरह बीत गए। रोहन दिन ब दिन कमजोर होता गया। वह अब घर के बगीचे में दौड़ता कूदता नहीं था। उसके घने बाल झड़ने लगे थे। उसकी त्वचा पीली पड़ गई थी, लेकिन वह अभी भी मुस्कुराता था। अभी भी पूछता था, पापा, क्या मैं कल ठीक हो जाऊंगा? विक्रम सिंह ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपने बेटे का हाथ और कसकर पकड़ लिया। अंत में दिल्ली के उसी बच्चों के अस्पताल में एक फॉलो अप जांच के दौरान विभागाध्यक्ष की आवाज भर्रा गई। हमें बहुत खेद है, हमने सब कुछ करने की कोशिश की, लेकिन रोहन के पास अब लगभग 9 दिन ही बचे हैं। पूरा कमरा खामोश हो गया। शांति रो पड़ी। विक्रम सिंह खड़े हुए दीवार पर जोर से मुक्का मारा। उनकी कसी हुई मुट्ठी से खून बहने लगा। उस रात दिल्ली का आसमान खामोश था। एक भी तारा नहीं था। रोहन बिस्तर पर लेटा था, उसकी बड़ी आंखें छत को घूर रही थीं। शांति माँ, अगर मैं ठीक नहीं हुआ तो क्या मैं अपनी माँ के साथ खेलने जा सकता हूँ? शांति की आवाज गैन गई। हाँ बेटा, बिल्कुल, लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम ठीक हो जाओगे। तुम ठीक हो जाओगे। मेरी बात सुनो। ठीक है। रोहन ने धीरे से सिर हिलाया और फिर आंखें बंद करके फुसफुसाया, आप मेरे साथ रहना, कहीं मत जाना शांति माँ। उस बच्चे की आंखों में थोड़ी चमक आई और फिर वह धीरे धीरे नींद में डूब गया। बाहर विक्रम सिंह आधे बंद दरवाजे के पीछे चुपचाप खड़े थे। उन्होंने कई सालों में पहली बार आंसू की एक बूंद बहाई। दिल्ली में वसंत आ गया था। नम और गर्म हवा हर गली के कोने में घुस रही थी। कॉलोनी में पेड़ों पर नई कोपलें फूटने लगी थी। मोगरे की खुशबू हवा के साथ फैल रही थी। लेकिन उस आलीशान विला में किसी को अब मौसम की परवाह नहीं थी। हर दिन केवल ट्यूब के माध्यम से खिलाए जाने वाले भोजन, दवा की हर बूंद, हर परीक्षण के परिणाम और विक्रम सिंह और शांति की बेचैन नजरों के इर्द गिर्द घूमता था। रोहन अस्पताल के बिस्तर पर लेटा था, इतना बीमार और छोटा जैसे टूटे पंखों वाला कोई नन्हा पक्षी हो। उसकी बड़ी बड़ी गोल आंखें अब धंस गई थीं। उनके चारों ओर काले घेरे थे। उसमें अब अपने पसंदीदा खिलौने को बजाने की भी ताकत नहीं थी। लेकिन अजीब तरह से वह बच्चा अभी भी मुस्कुराता था। जब भी शांति उसके हाथ दबाती, उसके माथे पर ठंडा कपड़ा रखती, रोहन मुस्कुराने की कोशिश करता, जैसे वह बड़ों को ही सांत्वना दे रहा हो। बच्चों का अस्पताल उनका दूसरा घर बन गया था। विक्रम सिंह ने एक निजी वीआईपी कमरा किराए पर लिया था, जिसमें एयर कंडीशनर, टीवी और बेहतरीन चिकित्सा उपकरण थे। हर दिन वह बैंकॉक, सियोल से लेकर टोक्यो तक के अंतर्राष्ट्रीय अस्पतालों के डॉक्टरों को फोन करते थे। रोहन की मेडिकल फाइलें ईमेल के माध्यम से भेजी गईं, प्रिंट करके फाइल की गईं, लेकिन हर जगह से एक ही जवाब मिला, खेद है, इस्तेमाल किया गया प्रोटोकॉल सबसे अच्छा है। मरीज इलाज पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। लिवर प्रत्यारोपण अंतिम विकल्प है, लेकिन मरीज का कोई संगत रिश्तेदार नहीं है। बाहरी व्यक्ति से दान की दर बहुत कम है। विक्रम सिंह फोन पर कुछ नहीं कहते, बस अपनी आंखें बंद करके अपना हाथ कस लेते।
जिन उंगलियों ने अरबों के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए थे, वे अब नहीं बचाया जा सकता। इन 3 शब्दों के सामने असहाय थीं। उस शाम विभागाध्यक्ष ने उन्हें और शांति को अपने कार्यालय में अलग से बुलाया। मेज पर एक रिपोर्ट थी जिस पर लाल स्याही से अंतिम चरण 10 दिनों से कम का जीवन अनुमान लिखा था। डॉक्टर ने एक गहरी सांस ली, अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गए। उनकी आवाज़ धुंध की तरह हल्की थी। हमने अपनी पूरी कोशिश की। घातक कोशिकाएं बहुत तेजी से फैल रही हैं। उसके लीवर और किडनी के कार्य धीरे धीरे विफल हो रहे हैं। यहां तक कि प्रशामक देखभाल भी उसे अधिकतम 9 दिनों तक ही जीवित रख सकती है। किसी ने कुछ नहीं कहा। शांति ने अपना चेहरा अपने हाथों में छिपा लिया। उसका शरीर कांप रहा था। विक्रम सिंह पत्थर की मूर्ति की तरह खड़े रहे। थोड़ी देर बाद उन्होंने पूछा, उनकी आवाज कर्कश थी, अगर एक संगत लीवर मिल जाए तो? डॉक्टर ने धीरे से सिर हिलाया। लीवर प्रत्यारोपण आशा की एक किरण खोल सकता है, लेकिन दाता को बहुत अधिक संगत होना चाहिए, लगभग खून का रिश्ता। आपके परिवार में और कोई नहीं है ना? विक्रम सिंह ने जवाब नहीं दिया। पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, माता पिता गुजर चुके हैं, इकलौता भाई जो विदेश में बस गया है, उसने बहुत पहले संपर्क तोड़ दिया था। तो फिर क्षमा करें। विक्रम सिंह बिना एक शब्द कहे, बिना किसी भाव के कमरे से बाहर चले गए, लेकिन हर कोई जानता था कि उस आदमी का दिल अंदर से पिघल रहा था। शांति लड़खड़ाते हुए उनके पीछे चली। उस रात वह रोहन के पास बैठी पूरी रात उसका हाथ थामे रही। उसकी आंखें आंसुओं से सूख चुकी थीं, केवल एक अजीब सी दृढ़ता भरी निगाह बची थी। अगले दिन रोहन जल्दी जाग गया। सूरज निकलने से पहले उसने अपना सिर उस परिचित हाथ को खोजने के लिए घुमाया और मुस्कुराया जब उसने शांति को कुर्सी पर सोए हुए देखा। शांति माँ, वह चौंक कर उठी, जल्दी से बिस्तर के पास आई। कैसा है बेटा? दर्द हो रहा है? रोहन ने सिर हिलाया और धीरे से मुस्कुराया। मैंने पापा को रोते देखा। कल रात पापा बालकनी में बैठे थे, मैंने उन्हें अपनी आंखें पोंछते देखा। शांति माँ, पापा तो कभी नहीं रोते। शांति का गला भर आया, वह कुछ नहीं कह सकी, बस धीरे से सिर हिलाया। मैं पापा को दुखी नहीं करना चाहता, मैं जीना चाहता हूं। मैं फिर से स्कूल जाना चाहता हूं, अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहता हूं, मैं फिर से जन्मदिन का केक काटना चाहता हूं। रोहन की आवाज धीमी हो गई, उसकी आंखों में उदासी थी। लेकिन मुझे डर लगता है कि मैं हमेशा के लिए सो जाऊंगा। दोपहर में जब विक्रम सिंह काम के सिलसिले में अस्थायी रूप से अस्पताल से बाहर गए, शांति ने चुपचाप डॉक्टर से काम करने की अनुमति मांगी। लिवर दान के लिए संगतता रक्त परीक्षण। नर्स ने उसे आश्चर्य से देखा। आप तो नौकरानी हैं। जी, लेकिन मैंने उसे 2 साल की उम्र से पाला है। मैं जानती हूं कि मैं खून की रिश्तेदार नहीं हूं, लेकिन कोशिश करने में क्या हर्ज है। परीक्षण चुपचाप किया गया। 3 दिन बाद परिणाम लिवर विभाग को भेजे गए। संगतता बाएं लिवर लोब को दान करने के लिए मानक पर खरी उतरी। युवा डॉक्टर की आंखें गोल हो गईं। आप एक दुर्लभ मामला हैं, खून का रिश्ता न होते हुए भी इतनी संगतता। शांति मुस्कुराए। शायद भगवान की कृपा है। डॉक्टर हिचकिचाया। लेकिन क्या आप खतरों को जानती हैं? आप 40 से ऊपर हैं। आपकी शारीरिक स्थिति अच्छी नहीं है। लिवर काटने की सर्जरी घातक हो सकती है, खासकर आपके जैसे किसी व्यक्ति के लिए जो सर्जरी का आदी नहीं है। मैं जानती हूं, तो आप फिर भी यह क्यों करना चाहती हैं? शांति ने कांच की खिड़की से बाहर देखा, जहां सूरज की रोशनी जमीन पर लंबी धारियों में पड़ रही थी। क्योंकि वह बच्चा मुझे मां कहता है। उस शाम शांति एक पतली फाइल के साथ विक्रम सिंह के कमरे में आई। विक्रम साहब, मुझे कुछ कहना है। विक्रम सिंह कंपनी की फाइल पढ़ रहे थे। उन्होंने एक नजर डाली और फिर दस्तावेज बंद कर दिया। क्या बात है? मैं रोहन को विदेश ले जाना चाहती हूं। मुझे सिंगापुर में एक चिकित्सा संगठन मिला है। वे लिवर प्रत्यारोपण के मामले को
स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। मैं दाता हो सकती हूं। विक्रम सिंह की आंखें फटी रह गईं। क्या मैंने परीक्षण करवाया है? परिणाम संगत हैं। मैं सर्जरी के लिए तैयार हूं, जब तक कि बच्चे को जीने का मौका मिले। विक्रम सिंह उछल पड़े। नहीं, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें क्या लगता है यह कोई टीवी सीरियल है? नहीं, मैं बस चाहती हूं कि वह जिए। तुम होती कौन हो? मेरे परिवार की ओर से फैसला करने वाली तुम एक नौकरानी हो। तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। बात ngैन गई। शांति चुप रही और फिर धीरे से अपनी जेब से एक कागज निकाला। यह चिकित्सा देखभाल के लिए एक अस्थायी पावर ऑफ अटॉर्नी है। अगर आप इस पर हस्ताक्षर करते हैं तो मैं कागजी कार्रवाई, वीजा की व्यवस्था कर सकती हूं और रोहन को तुरंत ले जाने की प्रक्रिया शुरू कर सकती हूं। अगर नहीं तो मैं भी असहाय हूं। विक्रम सिंह ने उस कागज को घूरा। 2 मिनट तक किसी ने कुछ नहीं कहा और फिर उसने उसे 2 टुकड़ों में फाड़ दिया। इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद संभाल लूंगा। शांति ने सिर झुकाया। उसकी आवाज कांप रही थी। आप पैसे का इंतजाम कर सकते हैं, लेकिन मेरे अलावा कौन उसे अपना लिवर देने को तैयार होगा? रात में शांति अस्पताल के कमरे में एक फोल्डिंग बेड पर बैठी सो रहे रोहन को देख रही थी। उसके बगल में एक छोटा सूटकेस था जिसमें उसका पासपोर्ट, परीक्षण रिपोर्ट और एक हस्तलिखित पत्र था जिसे वह छोड़ देगी अगर कुछ हो गया। उस पत्र में केवल एक अंतिम पंक्ति थी। अगर मैं होश में न आऊं तो कृपया उस बच्चे को बताएं कि मैं उसे अपने खून से भी ज्यादा प्यार करती थी। पीली मंद रोशनी उसकी आंखों पर पड़ रही थी। आंसू नहीं थे, केवल दृढ़ संकल्प था। कल जीवन को वापस पाने की यात्रा शुरू होगी। 6 तारीख, ज्यादातर लोगों के लिए एक सामान्य दिन, लेकिन रोहन का जन्मदिन था। पूरे 6 साल का। काली ने उस छोटे से लड़के को दोस्तों के गायन के बीच मोमबत्तियां बुझानी चाहिए थीं। अंतर्राष्ट्रीय किंडरगार्टन में घूमना चाहिए था और रंगीन रिबन में लिपटे उपहारों को खोलना चाहिए था। लेकिन इसके बजाय वह अस्पताल के कमरे में लेटा था, एक फूल की तरह खामोश जो बुकीद दोस्तों के करतर के अस्पताल के पदरान खेलने से पहले ही मुरझा गया हो। दिल्ली में हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। धुंध की एक पतली परत ने शहर को एक भूरे रंग के घूंघट से ढक दिया था। अस्पताल के कमरे में रोहन बेहोश पड़ा था। रात भर तेज बुखार के बावजूद उसने शांति से पूछा, क्या आज कोई मेरे जन्मदिन पर आएगा? शांति ने तुरंत जवाब नहीं दिया, बस धीरे से उसका पसीना पोंछा और फुसफुसाया, इंतजार करो, शांति माँ के पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। वह सरप्राइज चुपचाप और समय के खिलाफ दौड़ में तैयार किया जा रहा था। सुबह से ही शांति लगातार फोन कर रही थी। पहली कॉल रोहन की क्लास टीचर प्रिया मैम को थी, उसके बाद कुछ परिचित माता पिता को, फिर एक इवेंट ऑर्गेनाइजर को जिसे वह रोहन को जन्मदिन की पार्टियों में ले जाने के दौरान जानती थी। अस्पताल में आप कैसे आयोजन करेंगी? सभी हैरान थे। बस कुछ गुब्बारे, एक छोटा केक और कुछ बच्चे चाहिए। बाकी मैं इवेंट ऑर्गेनाइजर के पूरे और कुछ गुब्बारे केक देख लूंगी। दोपहर के करीब एक समूह चुपचाप अस्पताल में 10 हाथी और बंदर के आकार के गुब्बारे, 7 जन्मदिन की टोपियां और एक तारे के आकार का छोटा क्रीम केक लेकर आया। शांति ने पहले ही नर्सों और गार्डों से बात करके तीसरी मंजिल के सामान्य हॉल में सजावट की अनुमति ले ली थी, जहां रिश्तेदारों के लिए एक अस्थायी बैठने की जगह थी। एक मेज को सफेद मेजपोश से ढका गया था और रंगीन कागज से सजाया गया था जिसे शांति ने पूरी रात मोड़ा था। मेज पर एक साधारण लेकिन सुंदर जन्मदिन का केक था, सफेद क्रीम, कुछ लाल चेरी और एक बड़ी मोमबत्ती जो छाह के आकार की थी। लगभग 3 बजे प्रिया मैम रोहन के 4 सबसे अच्छे की दोस्तों कबीर, अनन्या, हर्ष और छोटी रीना को लेकर आईं। हर बच्चे के पास एक छोटा सा उपहार था जिसे उनके माता पिता ने जल्दी में तैयार किया था। शांति कमरे में गई और रोहन के कान में फुसफुसाई, रोहन,
तुम कैसा महसूस कर रहे हो? रोहन ने थके हुए ढंग से अपनी आंखें खोलीं। उसके होंठ पीले थे, लेकिन फिर भी उसने मुस्कुराने की कोशिश की। आज मैंने अपनी माँ का सपना देखा। माँ मुस्कुराई और मेरे सिर पर हाथ फेरा। माँ ने कहा कि मुझे एक सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा। तो फिर उठो। शांति माँ के पास तुम्हारे सपने से भी बड़ा सरप्राइज है। रोहन को शांति ने एक छोटी व्हीलचेयर पर बिठाकर गलियारे में ले जाया। वह इतना पतला था कि अस्पताल का गाउन ढीला लग रहा था। उसके हाथ पैर सूखी टहनियों की तरह पतले थे। लेकिन जैसे ही उसे गलियारे में धकेला गया, रोहन चौंक गया। गुब्बारों की एक कतार हवा में झूल रही थी। जन्मदिन मुबारक का गीत गूंज उठा। प्रिया मैम केक लेकर आगे आईं। बच्चे दौड़कर रोहन को गले लगाने लगे और चहककर पूछने लगे। बच्चा शांति के कंधे पर सिर रखकर रो पड़ा। मुझे लगा था इस साल जन्मदिन पर कोई नहीं आएगा। आए हैं ना? शांति ने धीरे से जवाब दिया। और यह शायद तुम्हारी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण जन्मदिन है। विक्रम सिंह भी वहां थे। वह गलियारे के एक कोने में चुपचाप खड़े थे। भीड़ में शामिल नहीं हुए, लेकिन उनकी आंखें अजीब तरह से नरम थीं। यह पहली बार था जब उन्होंने अपने बेटे को महीनों बाद पूरी तरह से मुस्कुराते हुए देखा था। मोमबत्ती बुझाओ, प्रिया मैम ने कहा, और सभी बच्चे तालियां बजाने लगे। 6 नंबर की मोमबत्ती टिमटिमा रही थी। रोहन ने आंखें बंद कीं और मन में एक इच्छा मांगी। कोई नहीं जानता था कि उसने क्या कहा, लेकिन उसने अपनी आंखें खोलीं और सीधे अपने पिता को देखा। पापा, मैं जीना चाहता हूं पापा, मुझे जीने दो। विक्रम सिंह सन्न रह गए। उन्होंने सिर हिलाया। पहली बार उनके बेटे के सामने उनकी आंखों से आंसू गिरे। मैं सब कुछ करूंगा, सब कुछ। उस शाम विक्रम सिंह और शांति अस्पताल की कैंटीन में आमने सामने बैठे थे। उनके हाथ में कॉफी का कप ठंडा हो रहा था, जबकि शांति के हाथ में एक पतली फाइल थी। मैंने प्री ऑपरेटिव अपॉइंटमेंट ले लिया है। अगर हम प्रत्यारोपण करवाना चाहते हैं तो उन्हें अगले 3 दिनों के भीतर अस्पताल में स्थानांतरण की आवश्यकता है। तुम निश्चित हो? तुम बच नहीं सकती। शांति ने उन्हें देखा। उसकी आंखें दृढ़ थीं। आपने एक बार मुझसे पूछा था कि मैं कौन होती हूं। आपके परिवार की ओर से फैसला करने वाली मुझे कोई अधिकार नहीं है। सही है, लेकिन वह बच्चा मुझे मां कहता है, मैं उसे मरते हुए नहीं देख सकती। विक्रम सिंह ने सिर झुका लिया और काफी देर तक चुप रहे। मैंने तैयारी कर ली है, उन्होंने कहा। वीजा, अस्पताल का खर्च। माउंट एलिजाबेथ अस्पताल उसे स्वीकार करेगा, लेकिन मुझे अपने भाई से कानूनी रूप से लिवर दान की पुष्टि करवानी होगी। तुम रिश्तेदार नहीं हो। क्या वह मदद करने के लिए सहमत हो गए? अभी नहीं, लेकिन मैं उन्हें किसी भी कीमत पर मना लूंगा। अगली सुबह विक्रम सिंह ने कनाडा में अपने भाई को वीडियो कॉल किया। अर्जुन दोनों भाई बहन माता पिता की मृत्यु के बाद विरासत के विवाद के कारण कई सालों से अलग थे। इस बार विक्रम सिंह ने माफी से नहीं बल्कि एक तस्वीर से शुरुआत की। रोहन की मोमबत्ती बुझाते हुए तस्वीर। दुबला पतला लेकिन फिर भी मुस्कुराता हुआ। फिर मेडिकल रिकॉर्ड की तस्वीरें और अंत में शांति की परीक्षण रिपोर्ट। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? बस अंगदान के कागजात पर अपना नाम देना है, प्रक्रियाओं का पालन करना है। वह दाता होगी। और पुरानी बातें? अर्जुन ने ठंडा जवाब दिया। सब छोड़ दो। मेरे लिए मेरे बेटे से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। अर्जुन चुप रहा और फिर एक गहरी सांस ली। मैं मदद करने के लिए भारत आऊंगा। शांति ने सर्जरी के लिए अपनी शारीरिक स्थिति तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की। उसे ड्रिप चढ़ाई गई, विटामिन दिए गए, लिवर, हृदय, फेफड़ों के कई परीक्षण किए गए। इस बीच रोहन की गहन देखभाल की जा रही थी। रक्त चढ़ाया जा रहा था, संक्रमण से बचाव किया जा रहा था। सिंगापुर जाने से एक दिन पहले रोहन ने शांति से पूछा,
शांति माँ, मैंने डॉक्टर को कहते सुना है कि मुझे जीने के लिए लिवर प्रत्यारोपण की जरूरत है। अगर आप मुझे देंगी तो क्या आपको दर्द होगा? शांति मुस्कुराई, नहीं बेटा, मैं तुम्हें बस अपनी रोशनी का एक हिस्सा दे रही हूं, फिर तुम पूरे आसमान को रोशन करते रहोगे। रोहन ने अपना हाथ बढ़ाकर धीरे से उसके गाल को छुआ। अगर मैं ठीक हो गया तो मैं फिर से स्कूल जाऊंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं शांति माँ को बचाऊंगा। ठीक है, तो तुम्हें कोशिश करनी होगी, क्योंकि शांति माँ उस कर्ज को वापस लेने का इंतजार कर रही है। दोनों हंस पड़े, आंसुओं से भरी हंसी। उड़ान से पहले की आखिरी रात विक्रम सिंह एक हस्तलिखित पत्र लिख रहे थे। लगभग 10 साल बाद अपनी दिवंगत पत्नी को पहला पत्र। मीरा, मैं कभी एक ठंडा इंसान था, लेकिन आज मुझे पता चला है कि सब कुछ खोने का डर क्या होता है। रोहन तुम्हारी जान था और अब वह मेरी जान है। और शांति, वह सिर्फ एक नौकरानी नहीं है, वह हमारे बेटे की माँ है और वह उसे एक और जीवन दे रही है। अगर कल रोहन बच गया तो मैं अलग तरह से जीऊंगा, मैं कसम खाता हूं। उन्होंने पत्र मोड़ा। बालकनी के बाहर की हवा हल्की थी, जिसमें मोगरे की हल्की खुशबू थी। उन्होंने आसमान की ओर देखा और महसूस किया कि उनका दिल शांत हो गया है। एक जन्मदिन, एक इच्छा, एक जीवन जो एक ऐसे व्यक्ति के प्यार और बलिदान से बदला जाने वाला था, जिसका खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन जो खून के रिश्ते से भी ज्यादा प्यार करता था। और यह यात्रा अभी शुरू हुई थी। सुबह सुबह दिल्ली पर धुंध की एक पतली परत छाई हुई थी। अस्पताल की हर खिड़की से ठंडक आ रही थी। छोटे से कमरे में शांति मेज के सामने चुपचाप बैठी थी। हाथ में लिवर परीक्षण के परिणाम थे, जो डॉक्टर ने कल शाम दिए थे। मोटे अक्षरों में उच्च संगतता, बाएं लिवर लोब का हिस्सा दान करने के लिए। उपयुक्त शब्दों ने उसके दिल की धड़कन तेज कर दी। बाहर रोहन अभी भी सो रहा था, उसका चेहरा पीला लेकिन शांत था। वह मुस्कुराई, धीरे से फुसफुसाई, जैसे खुद से कह रही हो, भगवान ने सुन ली। बेटा, पिछले कुछ दिनों से वह लगभग सोई नहीं थी। हर बार जब रोहन सपने में धीरे से कराहता तो वह जाग जाती, उसका हाथ कसकर पकड़ लेती। उसके मन में एकमात्र छवि रोहन की थी, जो पहले की तरह स्कूल के मैदान में स्वस्थ और दौड़ता भागता था। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उसे उस बच्चे के लिए एक चमत्कार की प्रार्थना करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ेगी, जिसमें उसका एक कतरा खून भी नहीं था। लेकिन शायद उसके लिए प्यार को साबित करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती है। उस सुबह विक्रम सिंह थके हुए भाव से अस्पताल आए। उन्होंने कल से वही सूट पहन रखा था। टाई ढीली थी, आंखें सुस्त थीं। उन्हें नहीं पता था कि शांति ने रात में क्या किया था। नहीं उन्हें इस बात का अंदेशा था कि उसने अभी अभी स्वेच्छा से लिवर दान करने के फॉर्म पर हस्ताक्षर किए थे, जिसका उन्होंने एक बार कड़ा विरोध किया था। विक्रम साहब, डॉक्टर शर्मा आपसे कॉन्फ्रेंस रूम में मिलना चाहते हैं, शांति ने धीरे से कहा। वह बिना उसे देखे धीरे से सिर हिलाकर चला गया। कॉन्फ्रेंस रूम में डॉक्टर शर्मा ने उसके सामने एक फाइल रखी। उनकी आवाज गंभीर थी। हमें अभी अभी शांति के परीक्षणों के परिणाम मिले हैं। वह वर्तमान में एकमात्र व्यक्ति है जो रोहन को लिवर दान कर सकती है। हालांकि भारतीय कानून केवल सीधे रिश्तेदारों या विवाहित जोड़ों के बीच प्रत्यारोपण की अनुमति देता है, इसलिए हमें आपकी पुष्टि की आवश्यकता है कि दाता परिवार का सदस्य है। विक्रम सिंह ने सीधे डॉक्टर को देखा। क्या कोई अपवाद नहीं हो सकता? डॉक्टर ने सिर हिलाया। खेद है, हालांकि यह मामला विशेष है। हम नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते। हम एक विदेशी चिकित्सा संगठन के माध्यम से कागजी कार्रवाई करने का एक तरीका खोज सकते हैं, लेकिन इसमें समय लगेगा। समय, वह कड़वाहट से हंसा। मेरे बेटे के पास केवल कुछ ही दिन बचे हैं। कमरे से बाहर निकलकर विक्रम सिंह ने शांति को गलियारे में इंतजार करते हुए पाया। उसकी आंखें अभी भी कोमल थीं,
लेकिन उनमें कुछ ऐसा था जो उसे असहज कर रहा था। एक अटूट, दृढ़ संकल्प। तुम यह क्या कर रही हो? उसने कर्कश स्वर में कहा। क्या तुम झूठ बोलकर उसे बचाना चाहती हो? तुम्हें क्या लगता है कि किसी की जान कोई मजाक है नहीं? लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वह मर जाएगा। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन फिर भी वह पीछे नहीं हटी। आपके पास पैसा है, शक्ति है, सब कुछ है, लेकिन आप अपने बेटे के लिए लिवर नहीं खरीद सकते। और मैं उसे अपना एक हिस्सा दे सकती हूं। बस आपको सहमत होने की जरूरत है। विक्रम सिंह बहुत देर तक चुप रहे। उनकी आंखों में अब गुस्सा नहीं था, केवल थकान थी। क्या तुम जानती हो कि अगर कुछ हो गया तो क्या होगा? अगर तुम मर गई तो मैं अपने बेटे से क्या कहूंगा? आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। उसने उसे देखा। उसकी आवाज हवा की तरह हल्की थी। बस उसे बताना कि कोई था जो उसे अंत तक प्यार करता था। विक्रम सिंह मुड़ गए। वह उस नजर को सहन नहीं कर सके। एक ऐसे व्यक्ति की नजर जो बिना किसी पहचान के बलिदान देने के लिए तैयार था। उस दोपहर शांति रिकॉर्ड रूम में उस वकील से मिलने गई जिसे विक्रम सिंह के भाई अर्जुन ने सुझाया था। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने उसे प्रशंसा और चिंता के मिले जुले भाव से देखा। मैं विक्रम साहब द्वारा चिकित्सा देखभाल के लिए अस्थायी पावर ऑफ अटॉर्नी पर हस्ताक्षर करवाकर प्रक्रिया को वैध बनाने में आपकी मदद कर सकता हूं। लेकिन आप समझती हैं, है ना? अगर कोई समस्या होती है तो आपके पास अस्पताल से किसी भी जिम्मेदारी की मांग करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं होगा। जी, मैं समझती हूं। बस उसे बचाना है। वकील ने सिर हिलाया। मैंने कई लोगों को अपने रिश्तेदारों को अंग दान करते देखा है, लेकिन मैंने कभी किसी को आपकी तरह अपनी जान जोखिम में डालते नहीं देखा। वह बच्चा मेरा खून नहीं है, लेकिन वह मेरा परिवार है। मुझे यकीन है कि आप इस भावना को समझते हैं। जब उसने हस्ताक्षर किए तो उसका हाथ कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक नई चमक थी। वह जानती थी कि बस इस कागज के साथ वह कानूनी रूप से रोहन के साथ भारत छोड़ सकती है। एक कमजोर मौका, लेकिन एकमात्र। शाम को वह अस्पताल के कमरे में लौटी। देखा कि रोहन पेंसिल से चित्र बना रहा है। सफेद कागज पर 3 लोगों की तस्वीर थी। एक लंबा आदमी, एक महिला जिसके बाल पीछे बंधे थे, और एक मुस्कुराता हुआ लड़का। तस्वीर के नीचे रोहन ने टेढ़ी मेढ़ी लिखावट में लिखा था, हमारा घर। शांति ने एक रामन पेड़ थी, एक रामन पेड़ थी, एक रामन पेड़ थी, अपने होंठ काट लिए उसका गला भराया। बहुत सुंदर है बेटा। मैंने यह आपके लिए बनाया है। कल मैं अपनी माँ को भी बनाऊंगा ताकि आप दुखी न हो। मैं इसे हमेशा रखूंगी। उसने चित्र को मोड़कर अपनी जेब में रख लिया। उस रात उसने एक और पत्र लिखा। उसे मोड़कर रोहन की मेडिकल फाइल में रख दिया। अगर मैं होश में न आऊं तो कृपया उस बच्चे को बताएं कि मैं उसे अपने खून से भी ज्यादा प्यार करती थी। अगर रोहन बच जाता है तो कृपया उसे बड़ा होने, मुस्कुराने, स्कूल जाने का मौका दें। और अगर हम दोनों नहीं बचते हैं तो कृपया मुझे दोष न दें। मैंने अपना चुनाव कर लिया था। अगली सुबह विक्रम सिंह को डॉक्टर वर्मा का फोन आया, जो सिंगापुर में काम करने वाले उनके एक पुराने दोस्त थे और एक अंतर्राष्ट्रीय मानवीय चिकित्सा फाउंडेशन के अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम के प्रमुख भी थे। विक्रम, मुझे फाइल मिल गई है। हम इस मामले को स्वीकार करने के लिए सहमत हैं। भारतीय चिकित्सा अधिकारियों ने भी आपकी चिकित्सा देखभाल पावर ऑफ अटॉर्नी की पुष्टि भेज दी है। माँ और बेटा अगले 2 दिनों में यहां आ सकते हैं। विक्रम सिंह ने फोन कसकर पकड़ लिया। धन्यवाद वर्मा, लेकिन तुम्हें समझना होगा कि इस मामले में जोखिम बहुत अधिक है। दाता की उम्र अधिक है, शारीरिक स्थिति कमजोर है, मृत्यु दर 30% तक हो सकती है। क्या तुम तैयार हो? विक्रम सिंह की आवाज गैन गई। मैं किसी भी चीज के लिए तैयार नहीं हूं, लेकिन अगर यही एकमात्र तरीका है तो मुझे विश्वास करना होगा। उस दोपहर विक्रम सिंह अस्पताल के कमरे में दाखिल हुए।
शांति रोहन को दलिया खिला रही थी। माहौल शांत था, केवल चम्मच के कटोरे से टकराने की हल्की आवाज थी। तैयारी करो तुम दोनों, कल सुबह सिंगापुर के लिए उड़ान भरोगे। मैंने सब कुछ व्यवस्थित कर दिया है। शांति ने ऊपर देखा। आप सहमत हो गए? सहमति नहीं, मैंने हार मान ली है। उसने एक गहरी सांस ली। मैं उस व्यक्ति को नहीं रोक सकता जो मेरे बेटे को बचाने के लिए मरने को तैयार है। रोहन धीरे से मुस्कुराया, मासूमियत से पूछा, पापा क्या हम छुट्टी पर जा रहे हैं? विक्रम सिंह अपने बेटे के पास बैठ गए, उसके सिर पर हाथ फेरा। हाँ, एक बहुत ही सुंदर जगह पर इलाज के लिए जा रहे हैं। क्या वहां समुद्र है? हाँ, तो मैं समुद्र देखना चाहता हूं। शांति माँ कहती हैं कि समुद्र आसमान की तरह नीला है। शांति ने अपने आंसू छिपाने के लिए मुंह फेर लिया। भारत में आखिरी रात। शांति ने अपना सामान पैक किया। बस कुछ कपड़े, रोहन के कुछ खिलौने, एक दवा का डिब्बा और 3 लोगों के परिवार की वह तस्वीर जो रोहन ने बनाई थी। गलियारे के बाहर विक्रम सिंह दरवाजे की दरार से देख रहे थे। देखा कि वह रोहन के लिए कंबल ठीक कर रही है और फिर चुपचाप बिस्तर के किनारे सिर टिकाकर बैठ गई। वह अंदर आया, धीरे से कहा, कल जल्दी जाना है। अर्जुन अस्पताल में भर्ती होने की प्रक्रियाओं में मदद करने के लिए वहां पहुंचेगा। जी। एक पल की खामोशी। विक्रम सिंह ने उसे देखा। उनकी आवाज गहरी हो गई। शांति, अगर कुछ हो गया तो तुम चाहती हो कि मैं उस बच्चे से क्या कहूं? उसने उसे देखा। उसकी आंखें शांत थीं, जैसे उसने सब कुछ छोड़ दिया हो। कहना कि शांति मां सहमत थीं और शांति मां ने अपना वादा निभाया। फिर वह मुड़ी और बत्ती बंद कर दी। अंधेरे में विक्रम सिंह काफी देर तक चुपचाप खड़े रहे, अपने बेटे की कमजोर सांसों और उस महिला की थकी हुई सांसों को सुनते रहे जो अपनी जान दांव पर लगाने की तैयारी कर रही थी। बाहर धुंध धीरे धीरे छंट रही थी। भोर होने वाली थी। एक नया दिन जो एक चमत्कार के घटित होने से पहले का आखिरी दिन भी हो सकता था। विशेष एम्बुलेंस सुबह 4 बजे दिल्ली हवाई अड्डे के गेट पर रुकी। अभी भी अंधेरा था। दूसरा गार्ड था, अभी भी अंधेरा था। चारों ओर घना कोहरा था। एक मेडिकल टीम मरीज को एक विशेष स्ट्रेचर का उपयोग करके विमान पर चढ़ाने के लिए तैयार थी। रोहन को एक पतले कंबल में लपेटा गया था और वह शांति की बाहों में चुपचाप लेटा था। वह रोया नहीं, बस चुपचाप सड़क की बत्तियों को देखता रहा। उसकी चमकदार आंखों में आसमान के आखिरी तारे प्रतिबिंबित हो रहे थे। पास में विक्रम सिंह एक कार से उतरे। उन्होंने अभी भी एक सूट पहना था, लेकिन टाई नहीं बांधी थी। उनकी आंखें कई रातों की नींद की कमी से थकी हुई थीं। उनके हाथ में एक चमड़े का ब्रीफकेस था, जिसमें सभी मेडिकल रिकॉर्ड, कानूनी दस्तावेज, हवाई जहाज के टिकट, वीजा और वह हस्तलिखित पत्र भी था जो उन्होंने पिछली रात अपनी पत्नी को लिखा था। शांति, सब कुछ ठीक है। मैंने डॉक्टर वर्मा से संपर्क किया है। माउंट एलिजाबेथ अस्पताल उतरते ही उन्हें भर्ती कर लेगा। अर्जुन पहले ही कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए वहां पहुंच चुके हैं। शांति ने बस धीरे से सिर हिलाया, अपने होंठ भींचे और फिर धीरे से अपना हाथ रोहन के माथे पर रखा। तुम जल्द ही समुद्र देखने वाले हो, याद है? रोहन कमजोर रूप से मुस्कुराया। शांति मां, मेरे लिए धूप का चश्मा लाना याद रखना। मैं बिना चकाचौंध के समुद्र देखना चाहता हूं। शांति धीरे से हंसी, अपने हैंडबैग से बच्चों का एक लाल प्लास्टिक का चश्मा निकाला। यह रहा तुम्हारा सुपरमैन चश्मा। लड़के ने सिर हिलाया। उसकी आंखें नींद से भरी थीं, जैसे वह अपनी आखिरी खुशी को समेट रहा हो। उड़ान सुबह 6:25 बजे रवाना हुई। एक बिजनेस क्लास केबिन को एक विशेष मेडिकल केबिन में बदल दिया गया था, जिसमें एक भारतीय डॉक्टर साथ थे। ऑक्सीजन सपोर्ट उपकरण, आईवी ड्रिप और महत्वपूर्ण संकेतों की निगरानी के लिए उपकरण थे। रोहन शांति के बगल में बीच के केबिन में लेटा था, जबकि विक्रम सिंह बाहर की सीट पर बैठे थे। उनकी आंखें मेडिकल मॉनिटर पर टिमटिमाते संकेतकों पर टिकी थीं। उड़ान के दौरान किसी ने ज्यादा बात नहीं की।
इंजन की गड़गड़ाहट तेजी से बीतते समय की तरह लग रही थी। 3 घंटे की उड़ान खामोशी में बीत गई। केवल महत्वपूर्ण संकेतों के मॉनिटर की नियमित बीप और उस बच्चे की धीमी सांसें थीं। अचानक रोहन ने करवट ली और शांति का हाथ पकड़ लिया। शांति माँ, अगर मैं नहीं बचा तो आप दुखी मत होना। शांति का हाथ कांप गया। वह नीचे झुकी और अपना गाल उसके हाथ पर रख दिया। नहीं बेटा, तुम बच जाओगे। शांति माँ ने वादा किया है, तो शांति माँ को भी जीना होगा। विक्रम सिंह मुड़े और दोनों को देखा। उनकी आंखें लाल थीं। पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि रिश्ते खून से नहीं बल्कि दिल से मापे जाते हैं। सुबह 11 बजे विमान चांगी हवाई अड्डे पर उतरा। सिंगापुर में मौसम सुहावना था। आसमान उस नीले रंग का था जो रोहन को कभी पसंद था। एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आरीमन थी। एम्बुलेंस टीम पहले से ही इंतजार कर रही थी। एम्बुलेंस प्राथमिकता वाली लेन में तेजी से दौड़ी, साफ सुथरी सड़कों से होते हुए सीधे माउंट एलिजाबेथ अस्पताल पहुंची। लिवर प्रत्यारोपण विभाग 12वीं मंजिल पर था। वहां डॉक्टर वर्मा, जो विक्रम सिंह के कॉलेज के दिनों के सबसे अच्छे दोस्त थे, ने उन्हें चिंतित आंखों से स्वागत किया। बच्चे की हालत स्वीकार्य सीमा के भीतर है, लेकिन यह लंबे समय तक नहीं चल सकती। शांति को कल सुबह प्री ऑपरेटिव रूम में 12 घंटे और निगरानी के लिए रखा जाएगा। हम सब कुछ जल्द से जल्द करेंगे। विक्रम सिंह ने सिर हिलाया। मैं सब कुछ तुम पर छोड़ता हूं। डॉक्टर वर्मा शांति की ओर मुड़े। शांति जी, आपको किसी भी समय मना करने का अधिकार है। अगर आप अभी पीछे हट जाती हैं तो कोई आपको दोष नहीं देगा। शांति ने सीधे उनकी आंखों में देखा। मैं आधी दुनिया का चक्कर लगाकर उस चीज को मना करने के लिए नहीं आई हूं जिसे मैंने चुना है। रोहन को गहन देखभाल इकाई में स्थानांतरित कर दिया गया। वह गहरी नींद में था, जबकि शांति को एक अलग साउंड प्रूफ कमरे में ले जाया गया, जहां उसे सर्जरी की तैयारी के लिए ड्रिप चढ़ाई गई और आराम करने दिया गया। सभी चिकित्सा जांचें तेजी से की गईं। शाम को विक्रम सिंह शांति के कमरे में गए। वह एक गर्म भोजन का डिब्बा और एक पतला के ऐसे 3000 करता है क्रीम रंग का स्कार्फ लेकर आए थे। कुछ खा लो, कल एक लंबा दिन है। शांति मुस्कुराई, लेकिन उसे नहीं लिया। आपको बच्चे के साथ होना चाहिए। इस समय उसे आपकी जरूरत है। मैं रोहन के सोने के तुरंत बाद वापस आऊंगा। थोड़ी देर बाद जब वह चला गया, शांति ने चुपचाप भोजन का डिब्बा खोला, चम्मच उठाया, लेकिन उसे अपने मुंह तक नहीं ले गई। उसका हाथ थोड़ा कांप रहा था। सर्जरी से पहले की रात शांति सोई नहीं। उसने एक और पत्र लिखा, इस बार विक्रम सिंह को। विक्रम साहब, अगर मैं कल सुबह होश में नहीं आई तो कृपया रोहन को वैसे ही पालना जैसे आपने अपनी पत्नी से वादा किया था। उसे बताना कि वह जीने के लिए पैदा हुआ था, किसी और की जिंदगी को छोटा करने के लिए नहीं। उसे माफ करना और प्यार करना सिखाना जैसे उसे मिला है। बच्चे को अपराध बोध में बड़ा मत को होने देना, नहीं मुझे उसकी यादों में एक दर्दनाक स्मृति बनने देना। उसे बताना कि शांति माँ ने सही चुनाव किया और उसकी मुस्कान मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इनाम थी। और अगर हो सके तो मुझे अपनी पत्नी के बगल में दफनाना। पत्र को मोड़कर तकिए के नीचे रख दिया गया। उसने घड़ी की ओर देखा। सुबह के 3 बज रहे थे। ऑपरेटिंग रूम में जाने में 1 घंटा और था। सुबह 5:15 बजे 2 स्ट्रेचर तैयारी क्षेत्र से बाहर निकले। एक पर रोहन, एक पर रोहन, एक नामा, एक पर रोहन था, अभी भी बेहोश, दिल कमजोर लेकिन धड़क रहा था। दूसरे पर शांति थी। उसकी आंखें छत को देख रही थीं। उसका मुंह एक परिचित लोरी बुदबुदा रहा था। विक्रम सिंह साथ साथ चल रहे थे। जब ऑपरेटिंग रूम का दरवाजा बंद हुआ तो वह केवल एक आखिरी बार शांति का हाथ पकड़ सके। उसने उसे देखा। उसकी मुस्कान सुबह की धूप की तरह कोमल थी। मेरे बच्चे का ख्याल रखना। स्टील का दरवाजा बंद हो गया। ऑपरेशन थिएटर की लाइट जल गई। जीवन को वापस पाने की यात्रा आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई। 8 घंटे बीत गए। ऑपरेशन थिएटर एक अंतर्राष्ट्रीय टीम की विशेषज्ञता, अनुभव
और भाग्य का केंद्र बन गया। शांति के लिवर को सावधानी से काटा गया, उसे बगल के ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया, जहां रोहन अस्थिर रक्तचाप के साथ लेटा था। 9 घंटे डॉक्टरों की टीम को 18 किलो से कम वजन वाले उस बच्चे के लिए माइक्रोवैस्कुलर रक्त वाहिकाओं को जोड़ने की तकनीक का प्रदर्शन करना पड़ा। ऑपरेशन मिलीमीटर तक सटीक था। 10 घंटे लिवर का एक हिस्सा अपनी जगह पर था। डायलिसिस मशीन लगातार काम कर रही थी। रोहन का दिल ठीक होने लगा। 11 घंटे ऑपरेशन टेबल के सिरे से एक हल्की बीप की आवाज आई। लिवर ने काम करना शुरू कर दिया है। सभी ने राहत की सांस ली, लेकिन किसी ने भी जल्दी खुशी मनाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि शांति की सर्जरी अभी खत्म नहीं हुई थी। शुरू होने के 12 घंटे बाद दोनों ऑपरेशन पूरे हो गए। रोहन को उच्चतम बांझ परिस्थितियों में विशेष देखभाल इकाई में स्थानांतरित कर दिया गया। शांति अभी भी कोमा में थी। उसका रक्तचाप अनियमित रूप से घट बढ़ रहा था, लेकिन उसकी हृदय गति स्थिर थी। गलियारे के बाहर विक्रम सिंह गतिहीन खड़े थे। उनकी आंखें धंसी हुई थीं। उन्होंने शांति द्वारा छोड़े गए स्कार्फ को कसकर पकड़ रखा था। जब डॉक्टर वर्मा बाहर आए तो उन्होंने कुछ नहीं पूछा, बस देखा। रोहन मौत के मुंह से बाहर आ गया है। डॉक्टर ने धीरे से कहा, लेकिन शांति, उसे और समय चाहिए। उसका बहुत खून बह गया है, लेकिन अगर वह अगले 48 घंटे निकाल लेती है तो ठीक होने की संभावना 70% है। विक्रम सिंह ने सिर झुका लिया। ठंडी टाइल वाली फर्श पर आंसू गिरे। धन्यवाद। उस दोपहर रोहन ने अपनी आंखें खोलीं। कांच की खिड़की से हल्की रोशनी आ रही थी। उसने एक अपरिचित छत देखी। अपने पेट में एक हल्का दर्द महसूस किया। उसने अपना सिर घुमाने की कोशिश की और देखा कि उसके पिता बगल में सो रहे हैं। उनका हाथ उसके हाथ में है। पापा। विक्रम सिंह चौंक कर उठे। उनकी आंखों में आंसू थे। तुम जाग गए पापा। शांति माँ कहाँ है? विक्रम सिंह ने घैन कर सिर हिलाया। शांति माँ थोड़ा आराम कर रही हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए एक चमत्कार किया है, इसलिए उन्हें थोड़ी और नींद की जरूरत है। रोहन धीरे से मुस्कुराया। मैंने कहा था ना, शांति माँ ने वादा किया था कि वह जिएंगी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, निश्चिंत होकर महीनों बाद सबसे शांतिपूर्ण नींद में सो गया। बाहर सुनहरी धूप खिड़की पर फैली हुई थी। जीवन का एक नया सवेरा अभी शुरू हुआ था। प्रत्यारोपण के बाद दूसरे दिन की सुबह माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में माहौल शांत था। आईसीयू में मशीनों की आवाज अभी भी नियमित रूप से चल रही थी, जो एक नाजुक जीवन को दर्शा रही थी, जो हर सांस के लिए संघर्ष कर रहा था। रोहन धीरे धीरे ठीक हो रहा था। उसके महत्वपूर्ण संकेत स्थिर नियंत्रण में थे। नया लिवर अच्छी तरह से अनुकूल हो गया था। शरीर ने सकारात्मक प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया था। लेकिन विक्रम सिंह बिल्कुल भी शांत नहीं थे। उस बच्चे के कमरे के बगल में शांति का पोस्ट ऑपरेटिव रूम था, जहां खामोशी एक भयावह संगीत बन गई थी। शांति अभी तक होश में नहीं आई थी। डॉक्टर वर्मा ने विक्रम सिंह को अपने कार्यालय में बुलाया। हमने शांति के बचे हुए लिवर के कार्य की जांच की है। कुछ मामूली क्षति के संकेत हैं, लेकिन गंभीर नहीं हैं। हालांकि समस्या यह है कि उसका रक्तचाप लगातार गिर रहा है, नाड़ी कमजोर है और हम अभी तक वेंटिलेटर नहीं हटा सकते। शांति गहरे कोमा में है। विक्रम सिंह चुपचाप बैठे रहे, दोनों हाथ कसकर भींचे हुए, आंखें कांच की खिड़की से बाहर देख रही थीं। बाहर समुद्री पक्षी नीले आसमान में बेरहमी से शांतिपूर्ण ढंग से चक्कर लगा रहे थे। क्या वह होश में आ सकती है? उनकी आवाज कर्कश थी। हम अभी कुछ भी निश्चित रूप से नहीं कह सकते। अगले 48 घंटे सबसे महत्वपूर्ण हैं। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद डॉक्टर वर्मा ने आगे कहा, विक्रम, एक और बात है। अगले 48 घंटे कहा। सर्जरी से पहले शांति ने मुझसे अनुरोध किया था कि मैं मीडिया या किसी और को न बताऊं। वह नहीं चाहती थी कि कोई जाने कि वह लिवर दाता है अगर सब कुछ सफल नहीं होता।
मुझे लगता है कि तुम्हें यह जानना चाहिए। विक्रम सिंह ने सिर हिलाया, शांत रहने की कोशिश की, लेकिन जब वह कमरे से बाहर निकले तो वह खुद को रोक नहीं सके। उन्होंने एक खाली गलियारे का कोना ढूंढा, दीवार से पीठ टिकाई, अपना सिर घुटनों में डाल लिया। उनके कंधे कांप रहे थे। इतने सालों तक एक सख्त व्यवसायी रहने के बाद पहली बार वह एक बच्चे की तरह रोए। नुकसान के लिए नहीं, बल्कि जीवन में पहली बार खुद को इतना असहाय और निराश महसूस करने के लिए। आईसीयू में रोहन दूसरी बार जागा। उसका चेहरा कम पीला था, उसकी आंखें साफ थीं। जब उसने अपने पिता को पास बैठे देखा तो उसने धीरे से उनका हाथ पकड़ा। शांति माँ, कहाँ हैं? विक्रम सिंह मुस्कुराए, धीरे से सिर हिलाया। वह आराम कर रही हैं। सर्जरी बहुत थका देने वाली थी, इसलिए उन्हें और सोने की जरूरत है। रोहन ने पलकें झपकाईं। उसकी आवाज कमजोर थी। मैंने सपना देखा कि शांति माँ समुद्र के किनारे खड़ी होकर मुझे बुला रही हैं। समुद्र बहुत नीला था। उन्होंने मुझे दौड़कर आने के लिए कहा और फिर वह गायब हो गईं। विक्रम सिंह ने अपने बेटे का हाथ कसकर पकड़ लिया। शांति माँ गायब नहीं होंगी, वह वापस आएंगी। रोहन ने धीरे से सिर हिलाया। मैं उन्हें वह परी कथा सुनाना चाहता हूं जो मैंने अभी अभी सोची है, जिसमें एक लंबे बालों वाली परी एक राजकुमार को पत्थर बनने से बचाती है। विक्रम सिंह ने सिर हिलाया। तो तुम बहुत सोने की? नहीं, नहीं होगा। कोशिश करो ताकि जब वह जागें तो तुम उन्हें सुना सको। उन्हें परी कथाएं बहुत पसंद हैं। लड़का धीरे से मुस्कुराया। लेकिन अगर वह नहीं जागें तो विक्रम सिंह का गला भर आया। रोहन की आंखें मासूम थीं, लेकिन इतनी गहरी थीं जैसे वह उन चीजों को देख सकता था जिन्हें बड़े छिपाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कुछ और नहीं कहा, बस नीचे झुककर उसके माथे पर चूमा। 2 दिन बीत गए। हर घंटा एक लड़ाई थी। डॉक्टर वर्मा ने विक्रम सिंह को सूचित किया कि शांति के लीवर के कार्य धीरे धीरे स्थिर हो रहे हैं। जैव रासायनिक संकेतक ठीक होने लगे हैं, लेकिन मस्तिष्क अभी भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। होश में आने की संभावना स्पष्ट नहीं है। उस शाम विक्रम सिंह उसके बिस्तर के पास बैठे, सफेद रोशनी शांति के पीले चेहरे और सूखे होठों पर पड़ रही थी। उन्होंने एक गर्म तौलिया लिया और धीरे से उसका माथा पोंछा, फिर उसका हाथ पकड़कर फुसफुसाए, शांति तुम जीत गई। रोहन ठीक है, अब तुम्हारे वापस आने का समय है। उनकी आवाज घैन गई। मैं जानता हूं कि मैं स्वार्थी था, मैंने तुम पर विश्वास नहीं किया, लेकिन पहली बार मुझे समझ आया कि परिवार को एक ही खून के होने की जरूरत नहीं है, उसे विश्वास की बलिदान की जरूरत है। तुमने मुझे यह सिखाया। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाकर क्रीम रंग का स्कार्फ उसकी छाती पर रख दिया। तुमने कहा था कि यह तुम्हारी मां की निशानी है। अगर तुम नहीं जागी तो मैं तुम्हारी जगह इसे रखूंगा, लेकिन मैं इसे रखना नहीं चाहता। मैं इसे तुम्हारे जागने पर वापस करना चाहता हूं। ठीक उसी समय एक हल्की आवाज हुई। हृदय गति मॉनिटर थोड़ा बढ़ा, शांति की उंगली थोड़ी हिली। विक्रम सिंह उछल पड़े। उन्होंने नर्स को बुलाया। डॉक्टर तुरंत बाद आए और पुतलियों की प्रतिक्रिया संकेतकों की जांच की। पूरी टीम ने सांस रोक रखी थी। अचानक शांति की आंखें थोड़ी खुलीं, धुंधली और अस्पष्ट। शांति, मैं हूं। विक्रम, वह पास झुककर फुसफुसाया। उसने पलकें झपकाईं और फिर उसकी आंख के कोने से एक आंसू की बूंद चुपचाप लुढ़क गई। वह बोल नहीं सकती थी, लेकिन वह समझ गया कि उसने सुना है, महसूस किया है और अभी भी यहां है। अगली सुबह रोहन को 10 मिनट के लिए आइसोलेशन रूम में अपनी शांति मां से मिलने की अनुमति दी गई। लड़का कांपते हुए आगे बढ़ा। हाथ में जंगली फूलों का एक गुच्छा था जो विक्रम सिंह ने सड़क के किनारे से खरीदा था। शांति मां, मैंने और चित्र बनाए हैं, आपको उन्हें देखने के लिए जागना होगा। शांति ने कमजोर रूप से अपने होंठ हिलाए,
अपनी आंखें थोड़ी खोलीं और उस बच्चे को देखा। एक मुस्कान उसके होठों पर तैर गई। रोहन बिस्तर के किनारे पर चढ़ गया, उसके कान में फुसफुसाया, शांति माँ ने कहा था कि समुद्र बहुत नीला है, जब हम ठीक हो जाएंगे तो हम जाएंगे। उसने कहा कि वह हमें गोवा ले जाएंगी। शांति ने जवाब नहीं दिया, लेकिन आंसुओं की एक धार लुढ़क गई। मासूम लड़के ने अपना हाथ बढ़ाकर उसे पोंछा। अब रो मत, तुम बच गई हो। बाहर विक्रम सिंह ने अपनी गैंती हुई सिसकियों को छिपाने के लिए मुंह फेर लिया। 2 हफ्ते बाद शांति को रिकवरी रूम में स्थानांतरित कर दिया गया। हर दिन रोहन चित्र बनाने, कहानियां सुनाने, गाने गाने आता था। उसका शरीर धीरे धीरे ठीक हो रहा था, लेकिन उसका मन स्पष्ट रूप से उज्ज्वल था। विक्रम सिंह धीरे धीरे बदल गए। वह अब केवल पैसे के बारे में जानने वाले ठंडे पिता नहीं थे। हर सुबह वह शांति को अस्पताल के बगीचे के चारों ओर घुमाने के लिए धक्का देते, रोहन के नए अक्षर सीखने की क्यार करते वाले, ईपीएस के लिए गर की वाले अक्षर थाकर कहानियां सुनाते, उस दलिया को पकाने के बारे में बताते जो वह कभी बेटे के लिए बनाती थी। एक बार जब वे एक पत्थर की बेंच पर बैठे थे तो उन्होंने धीरे से कहा, तुमने एक बार कहा था कि मैं जो मेरे पास है उसकी सराहना करना नहीं जानता। तुम सही थीं। शांति चुप रही, लेकिन उसकी आंखें गर्म थीं। मैं सोचता था कि परिवार कुछ ऐसा है जिसमें सभी शर्तें पूरी होनी चाहिए। अब मैं समझता हूं बस एक दूसरे के लिए मरने को तैयार लोगों की जरूरत है, वही घर है। एक हल्की हवा चली। शांति ने मुस्कुराकर नीले आसमान की ओर देखा। तो क्या हम उस बच्चे को समुद्र में ले जा सकते हैं? विक्रम सिंह मुड़े और उसे देखा। उनके बीच किसी वादे की जरूरत नहीं थी, बस एक नजर ही यह समझने के लिए काफी थी कि अब से वे अकेले नहीं थे। वे एक अजीब अप्रत्याशित परिवार थे और सबसे सच्चे प्यार से बने थे। सर्जरी के 1 महीने से अधिक समय बाद माउंट एलिजाबेथ का कमरा नंबर 312 अब भय और खामोश इंतजार से भरा नहीं था। इसके बजाय हर सुबह रोहन की बच्चों जैसी हंसी गूंजती थी। जब वह अपने पिता और शांति के साथ अस्पताल के गलियारे में चलना सीखता था, रोहन के बाल उगने लगे थे। उसकी आंखें चमकदार थीं। उसके चेहरे पर धीरे धीरे वही गुलाबीपन लौट रहा था, जो कुछ हफ्ते पहले के पीले और बीमार दिखने वाले चेहरे से बिल्कुल अलग था। और शांति, हालांकि उसे अभी भी बैसाखी और लीवर की रिकवरी की दवा की जरूरत थी, लेकिन उसके अंदर का जीवन, उसके हर हल्के कदम, रोहन के लिए हर कोमल मुस्कान में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। एक दोपहर रोहन उसके साथ अस्पताल के छोटे से बगीचे में एक पत्थर की बेंच पर बैठा था, जहां कुछ बोगनविलिया के पौधे खिले हुए थे, जैसे धूप बिखेर रहे हों। शांति माँ, अब आपके ऑपरेशन का निशान कैसा है? लड़के ने फुसफुसाकर अपना हाथ अपने पेट पर रख लिया। शांति धीरे से मुस्कुराई, अपनी कमर की ओर इशारा किया। मेरे पास हथेली के आधे हिस्से के बराबर एक लंबा निशान है। जब भी बारिश होती है तो यह थोड़ा दर्द करता है। क्या यह मेरे जैसा है? मेरे पास भी यहाँ एक है। रोहन ने उत्साह से अपनी शर्ट ऊपर खींचकर अपने पेट की ओर इशारा किया। लेकिन मुझे दर्द नहीं होता। शांति ने अपना हाथ उसके सिर पर रखा, धीरे से सहलाया। क्योंकि तुम एक सुपरमैन हो। सुपरमैन हमेशा मजबूत होते हैं। रोहन ने सिर हिलाया और फिर थोड़ी देर चुप रहा। शांति माँ, आपने मुझे अपना लिवर क्यों दिया? अगर मैं नहीं बचता तो आप मर जाती हैं ना? सवाल ने शांति को एक पल के लिए रोक दिया। उसने उस बच्चे के चेहरे में गहराई से देखा, जहां मासूमियत उम्र से परे बुद्धिमत्ता के साथ मिली हुई थी। क्योंकि मुझे विश्वास था कि तुम बच जाओगे, क्योंकि तुम जीने के लायक हो, क्योंकि तुम अपनी असली माँ का दिया हुआ उपहार हो, और यह भी एक उपहार है जो जीवन ने मुझे दिया है। रोहन ने अचानक अपने दोनों हाथों से उसे कसकर गले लगा लिया। मैं आपसे प्यार करता हूं शांति माँ। शांति ने अपनी बाहें उसके चारों ओर लपेट लीं, उसे कसकर
नंबरतान मंद्रन पर आदू तीका इताली बीता इतान पर मंद्रन पकड़ लिया, जैसे कि अगर वह छोड़ देगी तो बहुत देर हो जाएगी। अस्पताल से छुट्टी के दिन विक्रम सिंह, रोहन और शांति तीनों एक साथ एक हल्की सुनहरी सुबह में अस्पताल से निकले। मीडिया को अनुमति नहीं थी, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। विक्रम सिंह ने सभी साक्षात्कार अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया और शांति नहीं चाहती थी कि उसका नाम रोहन के दिल के अलावा कहीं और लिखा जाए। वे तुरंत भारत वापस नहीं आए। विक्रम सिंह ने सिंगापुर के पूर्वी तट के पास समुद्र के करीब एक छोटा सा अपार्टमेंट किराए पर लिया, जहां हर सुबह रोहन समुद्री हवा में सांस लेता था और हर शाम तीनों एक साथ घर का बना खाना खाते थे। एक शाम जब रोहन गहरी नींद में सो रहा था, विक्रम सिंह शांति के लिए एक छोटा लकड़ी का बक्सा लेकर आए। इसमें कुछ चीजें हैं जो तुम्हें देखनी चाहिए। शांति ने उसे खोला, देखा कि उसमें कुछ हस्तलिखित पत्र, लिवर दान का प्रमाण पत्र और एक नया अनुबंध था। नौकरानी का अनुबंध नहीं, बल्कि रोहन के लिए, दूसरे अभिभावक के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी। मैं चाहता हूं कि तुम उस बच्चे की कानूनी मां बनो। शांति चौंक गई। मैं तो सिर्फ एक नौकरानी हूं। कैसे अब नहीं? विक्रम सिंह ने बात काटी। तुमने उसकी जान बचाई, उसे जीना सिखाया, मुझे भी पिता बनना सिखाया। यह परिवार तुम्हारे बिना अधूरा है। उसने उसे देखा, उसकी आंखें नम थीं। मुझे कागजात की जरूरत नहीं है, मुझे बस हर सुबह उसे शांति मां कहते हुए सुनना है, इतना ही काफी है। विक्रम सिंह ने धीरे से सिर हिलाया, धीरे से उसके कंधे को दबाया। उस पल में और शब्दों की जरूरत नहीं थी। वे एक अपरिभाषित अबाध्य परिवार थे। बस दो वयस्क थे जो एक बच्चे को अपने पूरे दिल से प्यार करते थे। कुछ दिनों बाद विक्रम सिंह को एक फोन आया। यह उनकी पत्नी की मां रोहन की नानी थीं। वह शांति से मिलना चाहती थीं। सिंगापुर के बीचों बीच एक भारतीय चाय की दुकान पर मुलाकात बहुत भावुक माहौल में हुई। बूढ़ी औरत के बाल सफेद थे, उसकी आंखें अभी भी तेज थीं। जब उसने शांति को देखा तो उसने कांपते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। तुम वह हो जिसका नाम मैंने कई बार सुना है, लेकिन आज पहली बार तुम्हें अपनी आंखों से देख रही हूं, जिस पर मेरी बेटी सबसे ज्यादा भरोसा करती थी। शांति ने सिर झुकाया। मैंने बस वही किया जो जरूरी था। नहीं, तुमने वह किया जो कोई करने की हिम्मत नहीं करता। उसने अपनी जेब से एक पुरानी नोटबुक निकाली। यह मेरी बेटी की डायरी है। उसने लिखा था कि अगर उसे कुछ हो जाए तो वह चाहती थी कि मैं रोहन को तुम्हें सौंप दूं। आज मुझे विश्वास है कि वह गलत नहीं थी। शांति का गला भर आया। रोहन भाग्यशाली है कि उसकी दो मां हैं, एक जिसने उसे जन्म दिया, एक जिसने उसकी जान बचाई। रास्ते में शांति चुपचाप बैठी रही। आंसू लुढ़क रहे थे, दर्द के कारण नहीं, बल्कि पहली बार उसे लगा कि उसे एक रिश्तेदार के रूप में स्वीकार किया गया है, न कि केवल एक परछाई के रूप में। उस शाम रोहन बालकनी पर बैठा था। समुद्री हवा उसके नए उगे बालों को उड़ा रही थी। लड़के ने आसमान की ओर देखा। मुझे लगता है कि आसमान में मां मुझे देख रही हैं। विक्रम सिंह बाहर आए और उसके पास बैठ गए। निश्चित रूप से। रोहन मुड़ा। पापा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं डॉक्टर बनूंगा, ताकि मैं शांति मां को बचा सकूं। विक्रम सिंह धीरे से मुस्कुराए। मुझे विश्वास है। और तुम क्या करोगे? वह रुका और फिर जवाब दिया, मैं एक सच्चा पिता बनना सीखूंगा। रोहन ने सिर हिलाया, अपना हाथ उसके हाथ में ले लिया। तो आप सुपरमैन पापा हैं, मैं सुपरमैन बेटा हूं और शांति मां सुपरमैन मां है। हमारा परिवार एक सुपर हीरो टीम है। चांदी की चांदनी के नीचे तीनों एक साथ एक शांत जगह पर बैठे थे। त्वचा और आत्मा दोनों पर निशान अभी भी थे, लेकिन अब वे दर्दनाक निशान नहीं थे, बल्कि एक चमत्कारी यात्रा के प्रमाण थे। नुकसान से आशा तक, अलगाव से पुनर्जन्म तक की यात्रा।
और जैसे कि इतने सालों में कभी न कही गई बात। विक्रम सिंह शांति की ओर मुड़े और धीरे से बोले, आने और हमें कभी न छोड़ने के लिए धन्यवाद। अस्पताल से छुट्टी के 2 महीने बाद 3 लोगों का छोटा परिवार भारत लौट आया। उड़ान एक गर्मियों की सुबह दिल्ली में उतरी। आसमान साफ नीला था और हल्की हवा में फूलों की खुशबू थी। सब कुछ शांत लग रहा था, लेकिन हर किसी के दिल में कुछ अनकही बातें थीं। विक्रम सिंह का विला अब पहले जैसा ठंडा नहीं था। गलियारा हंसी से भरा था। लिविंग रूम में रोहन द्वारा बनाए गए चित्रों से दीवारें भरी थीं और बगीचे की बेहतर देखभाल की जा रही थी। शांति, हालांकि अभी भी नियमित रूप से दवा लेनी पड़ती थी, अपने सामान्य काम पर लौट आई थी। खाना पकाना, पौधों को पानी देना और रोहन पर नजर रखना जब वह आंगन में दौड़ता था। लेकिन सभी को लगा कि कुछ हमेशा के लिए बदल गया है। एक सुबह रोहन हाथ में एक ड्राइंग शीट लेकर शांति के पास दौड़ा। शांति माँ, मैंने यह बना लिया है। हमारा परिवार गोवा के समुद्र तट पर खड़ा है। मैं, पापा और आप सब मुस्कुरा रहे हैं। शांति ने तस्वीर को देखा। तस्वीर में आसमान नीला था, समुद्र में लहरें थीं और 3 लोग हाथ में हाथ डाले खड़े थे। वह धीरे से मुस्कुराई। बहुत सुंदर है रोहन, मैं इसे फ्रेम करवाकर तुम्हारे कमरे में लटका दूंगी। रोहन ने अपना सिर झुकाकर उसे ध्यान से देखा। शांति माँ, आजकल आपको बहुत खांसी हो रही है। डॉक्टर ने क्या कहा, वह चौंक गई। खांसी कुछ हफ्ते पहले शुरू हुई थी, हल्की लेकिन लगातार। उसने इसे छिपाया था। किसी को, खासकर विक्रम सिंह और रोहन को, चिंतित नहीं करना चाहती थी। कुछ नहीं, बस मौसम शुष्क है, ज्यादा पानी पीने से ठीक हो जाएगी। लेकिन रोहन, जो स्वाभाविक रूप से बुद्धिमान था, आसानी से विश्वास नहीं करता था। वह नीचे झुका और उसे गले लगा लिया। शांति माँ, मुझसे मत छिपाओ, मुझे बहुत डर लगता है। उसने धीरे से उसके बालों को सहलाया। कुछ नहीं होगा बेटा, शांति माँ का वादा है। दोपहर में जब रोहन स्कूल गया, विक्रम सिंह शांति के कमरे में आए। उन्होंने मेज पर अस्पताल से अभी अभी प्राप्त परीक्षण रिपोर्ट रखी। तुम्हें मुझे सच बताना होगा, तुम्हारा लिवर रिजेक्शन के संकेत दे रहा है ना शांति? कुछ देर चुप रही और फिर धीरे से सिर हिलाया। डॉक्टर ने कहा, यह हल्का है, दवा से ठीक हो जाएगा। ये ठीक नहीं है, विक्रम सिंह ने कहा। उनकी आवाज गैन गई। अगर इसका ठीक से इलाज नहीं किया गया तो तुम्हें फिर से लिवर फेलियर हो जाएगा। मैं तुम्हें फिर से सिंगापुर ले जा सकता हूं, एक पूरक प्रत्यारोपण का तरीका खोज सकता हूं। मैं सब कुछ खर्च करूंगा। वह मुस्कुराई। उसकी आंखें अजीब तरह से शांत थीं। विक्रम जी, हर चीज पैसे से हल नहीं हो सकती। मैंने अपना चुनाव कर लिया था। मेरा शरीर बस यहीं तक सहन कर सकता है। नहीं, विक्रम सिंह लगभग उछल पड़े। ऐसा मत कहो, मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। उसने सीधे उसे देखा। उसकी आंखें कोमल और दृढ़ दोनों थीं। क्या आपको याद है, जब आप मुझसे पहली बार मिले थे, आपने कहा था कि मैं सिर्फ एक हाउसकीपर हूं, ज्यादा परवाह करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसी घर में मैंने उस बच्चे को बड़ा होते देखा, मैंने आपको बदलते देखा। मुझे कोई पछतावा नहीं है। उसने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। तुम्हें जाने की इजाजत नहीं है, जब तक मैंने यह नहीं कहा कि मैं तुम्हारा एहसानमंद हूं कि। उसकी आवाज गहन गई। शांति ने अपना हाथ उसके हाथ पर रखा। एक धीमी मुस्कान उभरी, कमजोर लेकिन गर्म। आप पर मेरा कोई कर्ज नहीं है। मैं बस चाहती हूं कि आप अच्छी तरह से जीते रहें और मुझसे वादा करें कि आप रोहन को कभी अकेला महसूस नहीं होने देंगे। अगले कुछ दिनों में शांति की हालत और खराब हो गई। उसने सामान्य रूप से जीने की कोशिश की, हर दर्द को एक मुस्कान के पीछे छिपाया। हर रात वह अभी भी रोहन को कहानियां सुनाती, अभी भी उसकी पीठ सहलाकर उसे सुलाती। लेकिन जब रोहन सो जाता तो वह अकेली बैठती, उस बगीचे को देखती जहां चांदनी गिरती। उसकी कमर पर लंबा निशान उसे समय की सीमा की याद दिलाता।
एक रात विक्रम सिंह बरामदे में निकले, देखा कि वह चुपचाप बैठी है। उसके हाथ में एक छोटी सी नोटबुक थी। यह मेरी डायरी है, उसने बिना सिर उठाए जवाब दिया। मैंने उस दिन से लिखना शुरू किया जब मैंने रोहन की देखभाल शुरू की। शायद बाद में आप इसे पढ़ेंगे तो मुझे बेहतर समझेंगे। तुम ऐसा क्यों कह रही हो जैसे? उसने धीरे से मुस्कुराकर उसकी बात काट दी। मैं बस कुछ अनकही बातें छोड़ना चाहती हूं, वसीयत नहीं, बस यादें। वह चुपचाप उसे देखता रहा फीकी चांदनी में। शांति कमजोर लेकिन शांत थी, एक मोमबत्ती की तरह जो लगभग जल चुकी थी, लेकिन फिर भी अपने आसपास के लोगों को रोशन करने की कोशिश कर रही थी। 3 दिन बाद शांति को फिर से अस्पताल में भर्ती कराया गया। रोहन रो पड़ा जब उसने शांति माँ को स्ट्रेचर पर ले जाते देखा। मैं नहीं चाहता कि शांति माँ कहीं जाए, मैं अच्छा बच्चा बनूंगा। उसने उस बच्चे को कसकर गले लगा लिया। उसकी आवाज कांप रही थी, तुम्हें मजबूत रहना होगा माँ, बस कुछ दिनों के लिए आराम करने जा रही हैं। जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो मैं वापस आकर तुम्हें सुपरमैन की ओर कहानियां सुनाऊंगी। लड़के ने आंसुओं में सिर हिलाया। मैं आपके वापस आने का इंतजार करूंगा। अस्पताल के कमरे का दरवाजा बंद हो गया। विक्रम सिंह बाहर खड़े थे, उनकी आंखें लाल थीं। वह जानते थे कि इस बार शायद वह वापस नहीं आएगी। कमरे में शांति सफेद छत को देखते हुए चुपचाप लेटी थी। सिंगापुर से डॉक्टर वर्मा मिलने आए। उन्होंने गलियारे के बाहर विक्रम सिंह से धीरे से कहा, उसका शरीर बहुत कमजोर है, हम केवल प्रशामक देखभाल ही बनाए रख सकते हैं। शांति अपनी हालत अच्छी तरह से जानती है। विक्रम सिंह ने सिर झुका लिया, दोनों हाथ कसकर भींचे। उसने सब कुछ तैयार कर लिया है ना? डॉक्टर ने जवाब नहीं दिया, बस धीरे से उसके कंधे पर थपथपाया। 1 हफ्ते बाद जब अगस्त की पहली सुबह की किरणें खिड़की से अंदर आईं, शांति एक लंबे कोमा के बाद होश में आई। बिस्तर के पास रोहन सो रहा था, उसका सिर उसके हाथ पर टिका था। विक्रम सिंह दूसरी कुर्सी पर बैठे थे, उनकी धंसी हुई आंखें अभी भी उसका हाथ नहीं छोड़ रही थीं। उसने उन्हें बहुत देर तक देखा, एक आंसू उसके पतले गाल पर लुढ़क गया। विक्रम जी, उसने धीरे से पुकारा। वह चौंक कर उठा, उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। मैं यहीं हूं, तुम्हें कुछ चाहिए? उसने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, मैं बस धन्यवाद कहना चाहती हूं, मुझे फिर से मां बनने देने के लिए धन्यवाद। अब और मत बोलो, तुम ठीक हो जाओगी। शांति, वह धीरे से मुस्कुराई। मैं ठीक हूं, बस शायद अब आराम करने का समय है। फिर वह रोहन की ओर मुड़ी और धीरे से उसके बालों को सहलाया। रोहन, तुम्हें याद है मां ने क्या कहा था? लड़का जाग गया, अपनी आंखें मलीं। शांति मां, आप मेरे साथ घर चलो। उसने धीरे से सिर हिलाया। मां हमेशा यहां तुम्हारे दिल में है। उसने उसे गले लगा लिया, रो पड़ा। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं शांति मां। शांति ने एक कोमल मुस्कान दी। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। सुबह की धूप खिड़की से आई, उसके शांत चेहरे पर पड़ी। एक हल्की सांस निकली और सब कुछ खामोशी में डूब गया। शांति का अंतिम संस्कार सादगी से हुआ। कोई प्रेस नहीं, कोई खबर नहीं, बस विक्रम सिंह, रोहन और अस्पताल के कुछ करीबी दोस्त थे। कब्र के पत्थर पर विक्रम सिंह ने एक छोटी सी पंक्ति खुदवाई, शांति, रोहन की दूसरी मां जो देने के लिए जीती थी। रोहन ने कब्र के सामने एक तस्वीर रखी, वह तस्वीर जिसमें उसने समुद्र बनाया था, जहां 3 लोग एक साथ हाथ में हाथ डाले खड़े थे। पापा शांति मां ने कहा था कि समुद्र आसमान की तरह नीला है। अब मैंने देख लिया। विक्रम सिंह नीचे झुके और ठंडे पत्थर को देखा, फुसफुसाए, हमारे साथ रहने का, चुनाव करने के लिए धन्यवाद, भले ही थोड़े समय के लिए। आसमान में सफेद पक्षियों का एक झुंड उड़ गया, जैसे हल्की आत्माएं अधूरी गर्माहट लेकर जा रही हों। उनकी कहानी आंसुओं से नहीं बल्कि पुनर्जन्म से समाप्त हुई, क्योंकि प्यार को हमेशा के लिए नहीं रहना पड़ता, बस इतना गहरा और सच्चा होना चाहिए कि वह नुकसान को पीछे रहने वालों के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश में बदल दे।
शांति के साधारण अंतिम संस्कार के बाद उस आलीशान विला का माहौल पहले से कहीं ज्यादा शांत हो गया। रसोई में अब हर सुबह बर्तनों की हल्की खनक नहीं होती थी। बगीचे में पौधों को पानी देती और काट छांट करती महिला की छाया गायब थी और रोहन का कमरा अचानक बहुत बड़ा लगने लगा था। भले ही सामान में कोई बदलाव नहीं हुआ था। शुरुआती दिनों में रोहन अक्सर कंबल में छिप जाता, शांति माँ द्वारा हाथ से बुना हुआ छोटा तकिया गले लगाता, कुछ नहीं बोलता। वह बच्चा स्वाभाविक रूप से समझदार था, लेकिन इस बार का नुकसान एक खामोश तूफान की तरह था, जिसने उसके बचपन का एक हिस्सा बहा दिया था, जो लंबी बीमारी के बाद अभी अभी लौटा था। विक्रम सिंह भी बेहतर नहीं थे। वह अब पहले की तरह जल्दी काम पर नहीं जाते थे। इसके बजाय हर सुबह वह अपने आन इंदरबारा के पत्रातान कार्यालय में घंटों बैठे रहते, धूप से भरे बगीचे को देखते और अपना लैपटॉप खोलने की जहमत नहीं उठाते। रात में वह शांति द्वारा छोड़ी गई डायरी पढ़ते, हर साफ सुथरी सच्ची लिखावट उस महिला की फुसफुसाती आवाज की तरह थी, जो अभी भी उनके कानों में गूंज रही थी। एक दोपहर जब वह शांति के पुराने कमरे की सफाई कर रहा था, रोहन ने गलती से अलमारी के सबसे निचले दराज के नीचे छिपा एक छोटा लकड़ी का बक्सा खोज लिया। लड़के ने कांथर के बेट की पार और पाना ऐसे उसे बाहर निकाला, उसे कसकर गले लगाया और फिर जोर से पुकारा, पापा मुझे यह मिला। विक्रम सिंह आए और बक्सा ले लिया। यह पुराना था और अखबार में सावधानी से लपेटा हुआ था। जब उन्होंने इसे खोला तो अंदर कुछ हस्तलिखित पत्र, एक कमल के फूल की कढ़ाई वाला रूमाल और एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर में शांति थी, छोटी उम्र की एक और महिला के बगल में खड़ी थी, जिसमें रोहन की झलक थी। उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि यह उनकी पत्नी मीरा है, जिस महिला से वह कभी बहुत प्यार करते थे। रोहन की असली माँ। उनके हाथ कांप रहे थे जब उन्होंने पहला पत्र खोला। शांति की आवाज हर पंक्ति के माध्यम से फुसफुसाती हुई वापस आई, प्रिय विक्रम जी, अगर आप यह पत्र पढ़ रहे हैं तो शायद मैं अब आप दोनों के साथ नहीं हूं। सच कहूं तो मैंने इस पल के लिए बहुत पहले से तैयारी कर ली थी। उस दिन से जब मुझे पता चला कि मैं रोहन को लिवर दान करने के लिए पर्याप्त संगत हूं, लेकिन मैंने नहीं बताया क्योंकि मुझे डर था कि आप और वह अनुमति नहीं देंगे। मैं नहीं चाहती कि कोई मेरा एहसान माने और निश्चित रूप से मैं हीरो नहीं बनना चाहती। मैं सिर्फ एक महिला हूं जिसने मां बनने का मौका खो दिया था, और रोहन की वजह से मैंने उस भावना को पूरी तरह से फिर से जी लिया। मैंने 21 साल की उम्र में एक बच्ची को जन्म दिया था, लेकिन मुश्किल परिस्थितियों के कारण उसे नहीं रख सकी। वह याद मुझे जीवन भर सताती रही। जब मैंने रोहन की देखभाल की तो मैंने उसे अपना ही माना। उसे फिर से मुस्कुराते हुए देखने से ज्यादा मुझे कुछ भी खुश नहीं करता। मैं जानती हूं कि आप एक अंतर्मुखी व्यक्ति हैं और बहुत सारे घाव हैं। आप छिपाने में अच्छे हैं, लेकिन वास्तव में हमेशा नुकसान से डरते हैं। मैं उम्मीद करती हूं कि इन सब के बाद आप खुद को बंद नहीं करेंगे। रोहन को एक ऐसे पिता की जरूरत है जो न केवल पैसा कमाना जानता हो, बल्कि छोटी छोटी बातों के बारे में बात करते हुए उसे सुनना भी जानता हो। उसे बाहर ले जाएं, स्कूल ले जाएं, फुटबॉल खेलने ले जाएं, उसे खूब गले लगाएं, क्योंकि समय बहुत तेजी से बीतता है साहब। तब तक इंतजार न करें जब तक कि गले लगाने के लिए कोई न बचे, यह महसूस करने के लिए कि आप बहुत लंबे समय तक चुप रहे। मैं अपने लिए कुछ भी मांगने की हिम्मत नहीं करती, लेकिन अगर हो सके तो कृपया लिविंग रूम में रोहन द्वारा बनाई गई तस्वीर लटका दें। यह उसका परिवार है, वे चीजें हैं जिन्हें वह संजोता है। मुझे इस घर में रहने देने के लिए धन्यवाद। सादर शांति। विक्रम सिंह के हाथ ने पत्र को कसकर पकड़ लिया। जिन उस वारन रूप करंटरसी एकी नस्करिंग एक्सप्रियंदा आंसुओं को उन्होंने निगलने की कोशिश की थी, वे अब स्वाभाविक रूप से गिर रहे थे। खामोश
और उतने ही भारी जितने कि उनके दिल पर इतने सालों से पड़ा पत्थर। उनके पीछे रोहन भी चुपचाप अपने पिता को देख रहा था और फिर पूछा, पापा, क्या शांति माँ मुझसे नाराज होंगी अगर मैं अब ज्यादा नहीं मुस्कुराता? विक्रम सिंह मुड़े घुटनों के बल बैठकर अपने बेटे को गले लगा लिया। नहीं बेटा, शांति माँ तुम्हें दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती थीं और वह चाहती हैं कि तुम बहुत खुश और आनंदित रहो। मुझे शांति माँ की याद आती है। हर बार जब मैं हवा को बहते हुए सुनता हूं तो मुझे लगता है कि वह मुझे लोरी गाकर सुला रही हैं। विक्रम सिंह ने अपनी पकड़ कस ली। तो अब से जब भी हम हवा सुनेंगे, क्या हम दोनों एक साथ सुन सकते हैं? रोहन ने सिर हिलाया, अपना चेहरा अपने पिता की छाती में छिपा लिया। उस पल से पिता और पुत्र के बीच कोई दूरी नहीं रही। नुकसान ने उन्हें इस तरह से जोड़ा था जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। अगले दिन विक्रम सिंह अपने बेटे को स्कूल ले गए। रास्ते में वह एक पेंटिंग की दुकान पर रुके और रोहन द्वारा शांति को दिए गए चित्र के लिए एक लकड़ी का फ्रेम ऑर्डर किया। उसी शाम तस्वीर को लिविंग रूम के बीच में सम्मानपूर्वक लटका दिया गया, जहां पहले एक अमूर्त तेल चित्रकला थी जिसे उन्होंने कभी फ्रांस से खरीदा था। जब मेहमान कॉन्ट एक अमूर्त कोशिश और उनकी तस्वीर की बादिक करती है आते, तो हर कोई उस तस्वीर के सामने रुक जाता। जब कोई पूछता तो विक्रम सिंह बस मुस्कुराते, यह मेरा परिवार है, 3 लोगों का और एक दिल जो कभी दूर नहीं जाता। अगले कुछ दिनों में विक्रम सिंह बदलने लगे। उन्होंने खाना बनाना सीखा, रोहन के लिए खुद नाश्ता बनाया, सप्ताहांत में उसे पार्क ले गए, हर रात उसके साथ किताबें पढ़ीं। उन्होंने कंपनी में अपना कार्यालय अपने सहायक को सौंप दिया और खुद घर से अंशकालिक काम करने लगे। एक शाम रोहन ने पूछा, पापा, अब आप मेरे साथ घर पर क्यों रहते हैं? विक्रम सिंह हंसे, अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरा, क्योंकि मैं इतना व्यस्त था कि मैंने तुम्हें बड़ा होते नहीं देखा। अब मैं तुम्हें हर दिन देखना चाहता हूं। रोहन ने अपनी आंखें सिकोड़ी तो आप घर पर एक सुपरमैन बन गए हैं। हाँ, एक बूढ़ा सुपरमैन। पिता पिता और पुत्र दोनों जोर से हंसे। वह हंसी कई सालों की अनुपस्थिति के बाद पहली बार पूरे घर में गूंजी। हर साल शांति की पुण्यतिथि पर विक्रम सिंह और रोहन कब्रिस्तान जाते, साथ में सूजी का हलवा लाते जो उन्हें कभी पसंद था। वे एक दूसरे के बगल में बैठते, स्कूल के बारे में, कंपनी के बारे में, जीवन की छोटी छोटी बातों के बारे में बात करते। कोई नहीं रोता, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि वह महिला अभी भी कहीं न कहीं उन पर मुस्कुरा रही है। एक साल रोहन मेरी मां पर एक निबंध लेकर आया। मेरी शांति मां ने मुझे जन्म नहीं दिया, लेकिन वह हैं जिन्होंने मुझे दूसरी बार जीवन दिया। मां के पास कोई जादू नहीं था, लेकिन उन्होंने वह किया जो पूरी दुनिया में कोई करने की हिम्मत नहीं करता। मुझे मां की आवाज याद नहीं है, लेकिन मुझे वह एहसास याद है जब मां मुझे गले लगाती थीं, जो सर्दियों की धूप की तरह गर्म था। विक्रम सिंह ने वह निबंध पढ़ा और कुछ नहीं कह सके। उन्होंने बस धीरे से अपने बेटे के कंधे पर थपथपाया। उनकी आंखें दूर तक देख रही थीं, जहां साफ शरद ऋतु के आकाश में बादल धीरे धीरे तैर रहे थे, जैसे किसी के कदम जो चले गए थे, लेकिन पीछे रहने वालों के दिलों पर एक गर्म छाप छोड़ गए थे। और वह जानते थे कि कहानी खत्म नहीं हुई है, यह अभी अभी कृतज्ञता, प्यार और हर दिन बेहतर जीने के वादे के साथ शुरू हुई है। 10 साल बीत गए दिल्ली में। वसंत अभी भी अपनी एक अलग कोमलता लिए हुए था, जिसमें सड़कों पर सफेद फूल, हल्की हवा में झूलती पत्तियां और हर सुबह चिड़ियों की चहचहाहट थी। वह विला अब ज्यादा आरामदायक लग रहा था। अब उसमें वह ठंडा आलीशान रूप नहीं था। घर में सब कुछ सादगी से लेकिन करीने से व्यवस्थित था, ठीक उसी तरह जैसे विक्रम सिंह ने उस महिला से सालों पहले सीखा था। रोहन अब 20 साल का था। वह छोटा लड़का
अब एक लंबा युवा आदमी बन गया था, जिसकी आंखें अपनी असली माँ की तरह चमकदार थीं और अपने पिता की तरह एक गहरी शांत खामोशी थी। रोहन दिल्ली के मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा था। अंतिम वर्ष में उसके मन में एक स्पष्ट लक्ष्य था, एक प्रत्यारोपण विशेषज्ञ डॉक्टर बनना। वह चीज जिसने कभी उसकी जान बचाई थी, वह चीज जिसने उस महिला को छीन लिया था, जिसे वह हमेशा शांति माँ कहता था। रविवार की सुबह विक्रम सिंह बगीचे में खड़े थे, पीले गेंदे के फूलों की क्यारियों की देखभाल कर रहे थे। उनकी पीठ थोड़ी झुक गई थी, बालों में सफेदी आ गई थी, लेकिन उनकी आंखें पहले से कहीं ज्यादा हल्की और शांत थीं। वह अब अखबारों में छपने वाले ठंडे व्यवसायी नहीं थे, न ही अनुबंधों से घिरे सीईओ थे। वह एक पूर्ण और गर्मजोशी से भरे पिता थे। रोहन सफेद लैब कोट पहने घर से बाहर निकला, हाथ में अपनी इंटर्नशिप किट थी। मैं अस्पताल जा रहा हूं पापा, विक्रम सिंह ने ऊपर देखकर मुस्कुराया। माँ द्वारा बनाया गया खाना साथ ले जाना, याद रखना, नूडल्स मत खाना। रोहन मुस्कुराया। हाँ, और आज मैं एक चैरिटी क्लिनिक में भी जा रहा हूं। कहाँ? एक नई पुनर्वास कॉलोनी में। कई छोटे बच्चों को माँ से हेपेटाइटिस बी हुआ है और उनके पास इलाज के लिए साधन नहीं है। हेपेटाइटिस शब्द सुनकर विक्रम सिंह रुक गए। जब भी वह बीमारी से संबंधित कोई शब्द सुनते तो उनके मन में अभी भी एक वैसी ही प्रतिक्रिया होती थी। लेकिन फिर उन्होंने सिर हिलाया। अपना ख्याल रखना। रोहन पास आया, धीरे से अपने पिता के कंधे को छुआ। पापा, अगर शांति माँ जीवित होती तो उन्हें आप पर बहुत गर्व होता। विक्रम सिंह थोड़े हैरान हुए। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि आपने अपना वादा निभाया। मैंने फिर कभी खुद को अकेला महसूस नहीं किया। उस बात ने विक्रम सिंह को चुप करा दिया। उनका दिल एक पुरानी ढोल की तरह धड़क उठा जब वह अस्पताल के गलियारे के बाहर बैठे थे, अंग दान करने वाली महिला का हाथ थामे प्रार्थना और भय दोनों कर रहे थे। रोहन अपनी कार में बैठकर चला गया। विक्रम सिंह पत्थर की बेंच पर लौट आए, जहां शांति के कोमल चेहरे को उकेरती एक छोटी सी प्रतिमा थी। उन्होंने नीचे सफेद लिली का एक गुच्छा रखा। काफी देर तक चुपचाप बैठे रहे। उस कॉलोनी में रोहन और स्वयंसेवी छात्रों के एक समूह ने दर्जनों परिवारों के लिए मुफ्त क्लिनिक का आयोजन किया। उसने न केवल बीमारियों का इलाज किया, बल्कि छोटे बच्चों को एक ऐसी माँ की कहानी भी सुनाई जिसका खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन जिसने उसे एक स्वस्थ दिल दिया था। मासूम आंखें बड़ी हो गईं जब रोहन ने कहा कि उसकी शांति माँ कभी एक नौकरानी थी, लेकिन उसने कभी किसी को माँ की तरह महान नहीं देखा, क्योंकि माँ ने अपना पूरा जीवन दूसरों के लिए जिया था। क्लिनिक के बाद लगभग 10 साल की एक लड़की उसके पीछे दौड़ी। भैया, क्या मुझे भी आपकी तरह हेपेटाइटिस बी है? रोहन नीचे बैठकर मुस्कुराया। हाँ, मैं बहुत कमजोर था, लेकिन क्योंकि कोई मुझसे सच्चा प्यार करता था, इसीलिए मैं फिर से स्वस्थ हो गया। मैं भी चाहती हूं कि कोई मुझे वैसे ही प्यार करे। रोहन ने उस बच्ची के सिर पर हाथ फेरा। कोई होगा, बस तुम अच्छी तरह से जियो, हमेशा दूसरों से प्यार करना सीखो, तो निश्चित रूप से कोई तुम्हारे लिए बलिदान देगा, जैसे मेरी शांति माँ ने मेरे लिए दिया था। शाम को रोहन देर से दिल्ली लौटा। कार में उसने अपना फोन खोला, छोटे बच्चों के साथ ली गई कुछ तस्वीरों को देखा। एकमात्र तस्वीर जो उसने अपनी शांति माँ के साथ बाल दिवस पर ली थी, जब वह 9 साल का था। माँ ने उसे पीछे से गले लगाया था। उसकी आंखें नीले आसमान के नीचे चमक रही थीं और वह मुंह में आइसक्रीम लिए मुस्कुरा रहा था। उसने फुसफुसाया, शांति माँ, मैं वैसे ही जी रहा हूं जैसे आप चाहती थीं। मैं दूसरों की मदद कर रहा हूं जैसे आपने कभी मेरी मदद की थी। क्या आप देख रही हैं? कार की खिड़की के बाहर का आसमान चांदनी से जगमगा रहा था। उसे अचानक अपनी माँ की सालों पहले की बात याद आ गई। कुछ लोग हमें जन्म नहीं देते, लेकिन हमें अपने खून की तरह प्यार करने का चुनाव करते हैं।
उस प्यार को किसी पद की जरूरत नहीं होती, बस इतना सच्चा होना चाहिए कि वह हमेशा के लिए बना रहे। रोहन ने अपनी आंखें ऊपर उठाईं, उसका दिल अचानक जोर से धड़क उठा। घबराहट के कारण नहीं, चिंता के कारण नहीं, बल्कि खुशी के कारण। वह भावना जो कभी अजनबी थी, अब सबसे परिचित चीज बन गई थी। घर पर विक्रम सिंह ने अपना कंप्यूटर खोला, अपनी पहली आत्मकथा की पहली पंक्तियां टाइप कीं। उन्होंने व्यवसाय रखना कारण इसी बातचीत, नई टीम बंधक पूरा कराना, असफलता या सफलता के बारे में नहीं लिखा, बल्कि शांति नाम की एक महिला के बारे में लिखा। प्यार के लिए धड़कता दिल नामक एक विशेष अध्याय। पहले पन्ने पर उन्होंने लिखा, यह नुकसान की कहानी नहीं है, बल्कि पुनर्जन्म की कहानी है। कोई भी वास्तव में नहीं जाता अगर उनका छोड़ा हुआ प्यार फैलता रहता है। और मैं एक व्यक्ति जिसने कभी अपना परिवार खो दिया था, खुद को खो दिया था, उसे एक ऐसी महिला ने बचाया था जिसका खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन जिसने अंत तक प्यार करने का चुनाव किया। बाहर रोहन की कार का इंजन गेट के सामने रुका। विक्रम सिंह मुस्कुराए, लैपटॉप बंद किया, अपने बेटे का स्वागत करने के लिए खड़े हो गए। जीवन के कई तूफानों के बीच कुछ दिल अभी भी प्यार के लिए, क्षमा के चुनाव के लिए और हर दिन बेहतर जीने के वादे के लिए धीरे धीरे धड़कते हैं। और इस तरह कहानी एक पूर्ण विराम के साथ समाप्त नहीं होती, बल्कि अगली खूबसूरत चीजों के लिए एक खुले दरवाजे के साथ समाप्त होती है। नमस्ते दोस्तों, आप सब यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। आपको यह कहानी कैसी लगी? ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ, खुश और सुरक्षित रहें। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही दिलचस्प कहानी है तो हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। हमें पढ़कर बहुत खुशी होगी।